नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है CAIB संकल्प बैच में। और हम आपके लिए लेके आ गए हैं आपकी YouTube क्लास। और इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे पेपर 1। सो पेपर 1 हमारा ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों अपना मॉड्यूल C। सो मॉड्यूल C का आज जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। सो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। स्टेटमेंट पहला क्या कहता है? इंसॉल्वेंसी रिफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द पर्सन ऑफ और एंटिटी वेयर दे आर अनेबल टू पे देयर डेब्ट्स। यानी इंसॉल्वेंसी रेफर करता है फाइनेंशियल स्टेट को, किसी भी पर्सन के, एंटिटी के, जहां पर वो अपने डेब्ट को चुकाने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है। दूसरा, बैंक्रप्सी इज अ लीगल प्रोसेस इनिशिएटेड बाय अ डेब्टर टू सीक रिलीफ फ्रॉम डेब्ट बाय लिक्विडेटिंग देयर एसेट्स। लिक्विडेटिंग देयर एसेट्स का मतलब होता है उनके एसेट्स को सेल करके। ठीक है दोस्तों। तीसरा स्टेटमेंट कहता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी आर इंटरचेंजेबल टर्म एंड कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली इन लीगल प्रोसीडिंग्स। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट पहला, इंसॉल्वेंसी रिफर करता है फाइनेंशियल स्टेट को। बिल्कुल सही है, इंसॉल्वेंसी फाइनेंशियल स्टेट को रिफर करता है। वहीं के जो बैंकरप्सी होता है वो लीगल स्टेट को रिफर करता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है बैंकरप्सी इज अ लीगल, तो ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि लीगल प्रोसेस जो होता है वो बैंकरप्सी के थ्रू होता है। अब तीसरा स्टेट जो आ रहा है, स्टेटमेंट आ रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी आर इंटरचेंजेबल। ये स्टेटमेंट गलत है, इंटरचेंजेबल नहीं होता है। तो इस हिसाब से अगर आप हम देखेंगे तो जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका सही हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो हमारा जो पहले क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यानी बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। सो यहां पे जो बी ऑप्शन है वो सही है, स्टेटमेंट 1 एंड 2। अब देखिए अगर हम बात करें तो जो पहला स्टेटमेंट था मैंने क्या बताया था कि इंसॉल्वेंसी एज अ इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन। इंसॉल्वेंसी बिल्कुल सही बात है, वो अक्षमता है किसी व्यक्ति की जहां पर वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पाता। सो इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक्यूरेटली अगर डिस्क्राइब किया जाए बैंकरप्सी को, सो ये एक लीगल प्रोसेस होता है जहां पे डेप्टर सीक्स टू रिलीफ फ्रॉम डेप्ट, जहां पर जो डेप्टर है वो अपने डेप्ट से मुक्त होना चाहता है बाय सेलिंग देयर एसेट्स, अपने एसेट्स को सेल करके। ठीक है। सो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था और ये दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट था। अब आ जाते हैं तीसरे स्टेटमेंट पे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी आर रिलेटेड कंसेप्ट। ये दोनों ही रिलेटेड कंसेप्ट हैं। बिल्कुल सही बात है क्योंकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 सो रिलेटेड ही है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बट दे आर नॉट इंटरचेंजेबल, इनको इंटरचेंजेबल नहीं कहा जा सकता दोस्तों। इंसॉल्वेंसी इज अ फाइनेंशियल स्टेट वेयर बैंकरप्सी इज अ लीगल स्टेट। सो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक, आई होप यहां से आपके दिमाग में बहुत हद तक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी दोनों रिलेटेड स्टेटमेंट तो हैं लेकिन दोनों इंटरचेंजेबल नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो हमारी बैंकरप्सी होती है वो लीगल प्रोसेस के लिए होती है और जो हमारी अगर इंसॉल्वेंसी की हम बात करें तो वो फाइनेंशियल स्टेट के लिए होती है। ठीक है। चलिए अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 1। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसे आप IBC के नाम से जानते हैं, वाज इनेक्टेड इन 2016। सो ये तो करेक्ट है क्योंकि हेडिंग भी पढ़ी हमने। टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, पार्टनरशिप फर्म्स और इंडिविजुअल। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है दोस्तों कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि कोई फर्म, इंडिविजुअल या पार्टनरशिप जो भी है जहां पे भी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की आवश्यकता होती है वो IBC कोड 2016 के तहत सॉल्व किया जाता है। और IBC कब आया था? 2016 में। सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ IBC को लाने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, एबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो यहां पे जितने भी स्टॉक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट की बात होती है जब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस किया जाता है। वहीं स्टेटमेंट 3 की बात करें तो अंडर द IBC द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज द
एजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स। सो अगर आप देखोगे तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, और आपका जो आंसर होना चाहिए दोस्तों वो क्या होना चाहिए, डी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया। दूसरा, जो सभी स्टेक होल्डर होते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में, उनको मतलब अपनी पर्याप्त जो भी उनका इन्वॉल्वमेंट है वो बरकरार रहे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी आईबीसी का ये होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप, एबिलिटी ऑफ क्रेडिट और बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स IRP में, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में। तीसरा कह रहे हैं जो आईबीसी होता है उसमें NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक एजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है जो कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को देखती है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर है, और आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, तो यही 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं और तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए, जब क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे तो पहला जो स्टेटमेंट लिखा है, लिक्विडेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ द एसेट्स ऑफ एन इंसॉल्वेंट डेप्टर टू रीपे द क्रेडिटर। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जिसने भी लोन दिया है ना, क्रेडिटर ने, और जिसने लोन लिया, तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई आप हमारा जो लोन है वो रीपेमेंट कर दोगे। बट अब जो डेप्टर है वो नॉट एबल टू रीपे देयर लोन, वो अपना लोन नहीं चुका पा रहा। तो इस केस में क्या होता है, जब इंसॉल्वेंसी आईबीसी को प्रोसेस किया जाता है 2016 को, तो जो एसेट्स होते हैं उनको लिक्विडेट कर दिया जाता है। लिक्विडेट का मतलब है जो एसेट्स उनको सेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी सिनेरियो, जब कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी सिनेरियो की बात करते हैं, इफ आर रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर, तो जो क्रेडिटर की कमिटी है अगर वो रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर देती है, द कंपनी कैन अवॉइड लिक्विडेशन एंड कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन। तब वो कंपनी क्या करती है, अपने जो लिक्विडेशन है उसको अवॉइड कर देती है और वो अपना प्रोसेस कैरी ऑन कर देती है। ऐसा इन्होंने कहा है दूसरे स्टेटमेंट में। ठीक है दोस्तों, तीसरा कहते हैं द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल play a crucial role in the insolvency and bankruptcy process by managing the affairs of debtor during the resolution। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो सही हैं, और यहाँ पे भी जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डी, यानी ऑल आर करेक्ट। ठीक है दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हैं आंसर। ठीक है, तीनों ही आंसर सही हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीनों ही आंसर सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही आंसर सही हैं। अब देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। तो पहला क्या है, करेक्ट है बिल्कुल, डिफाइन लिक्विडेशन एज अ प्रोसेस सेलिंग द एसेट्स ऑफ एन इंसॉल्वेंट डेप्टर। सेकंड क्या कह रहा है, स्टेट दैट इफ आ रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, अ कंपनी कैन अवॉइड लिक्विडेशन एंड कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। थर्ड क्या कह रहा है, द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस इज appointed to manage the affairs of the debtor during the resolution period। ठीक है, सो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है दोस्तों, करेक्ट है। सो अभी तक हमने अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और ये है हमारा चौथा क्वेश्चन, टू whom इज द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कोड, जिसे आप क्या कहते हो, CIRP। अगर आपने थ्योरी क्लास पढ़ी होगी तो मैंने ये पढ़ाया है। टू whom इट इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कोड, जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कोड होता है एप्लीकेबल, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, CIRP। तो आपको मैंने पढ़ाते समय बताया था कि कंपनीज के ऊपर CIRP एप्लीकेबल होता है, यस और नो। फिर अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है और पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट, यानी ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ना लिख के कंपनीज, इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स तीनों के ऊपर ही जो हमारा CIRP है वो एप्लीकेबल हो जाता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें, द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन कोड इज एप्लीकेबल टू कंपनीज, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स। द कोड प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अ रेजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी केसेस इन इंडिया। भारत में जो भी रेजोल्यूशन है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का, उसका फ्रेमवर्क CIRP के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, और इट इज एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट डेप्टर, ये कॉर्पोरेट डेप्टर के ऊपर भी एप्लीकेबल है, which include companies in individuals partnership firms who are unable to repay their debt। चाहे फिर वो कंपनी हो, चाहे फिर वो पार्टनरशिप फर्म हो, और चाहे फिर वो क्या हो, इंडिविजुअल हो, जो अपने डेप्ट को चुकाने में असमर्थ हैं, उनके ऊपर ये प्रोसेस किया जाता है। सो जो CIRP होता है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है इज टू प्रमोट अ टाइम बाउंड एंड इफिशियंट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। टाइम बाउंड और इफिशियंट जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसको क्या करना, उसको इंश्योर करना, ठीक है, उसको प्रोसेस करना और इंश्योर करना के मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द डेप्टर्स एसेट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड। सो CIRP, दो चीज याद रखिएगा, CIRP का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कोड, ठीक है दोस्तों, या प्रोसेस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? अंडर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन जो प्रोसेस होता है या कोड होता है, हु कैन इनिशिएट द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर अ कंपनी। इनमें से वो कौन सी कड़ी होगी जो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है या इनिशिएट करता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें यहां पे, ओनली द कंपनी इटसेल्फ, ओनली द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, आइदर द कंपनी और इट्स क्रेडिटर। तो इसका जो सही आंसर होगा, दोनों के पास ही अधिकार है, चाहे वो कंपनी हो और चाहे वो क्रेडिटर हो उस कंपनी का, दोनों में से कोई भी इनिशिएट करता है CIRP है ना, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कोड को इनिशिएट कर सकता है। तो आइदर कंपनी और क्रेडिटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या लिखा है, द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी जो रेजोल्यूशन कोड होता है, allow either the company itself or its creditor to initiate the insolvency resolution process. So company can file an application for initiating the process। कंपनी को क्या करना होता है, एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है जिसके तहत वो इनिशिएट कर सकते हैं प्रोसेस, इफ इट इज अनेबल टू पे देयर डेप्ट, अगर वो कंपनी अपने डेप्ट को चुकाने में असमर्थ हो जाती है। और सिमिलरली द क्रेडिटर इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर वो होते हैं जो सामान वगैरह कंपनीज को क्रेडिट पे प्रोवाइड करते हैं, कैन ऑल्सो फाइल द एप्लीकेशन इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड ऑन इट्स रीपेमेंट। अगर कंपनी डिफॉल्ट कर देती है रीपेमेंट पे, तो चाहे वो बैंक हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ये भी अपना क्या जारी कर सकते हैं, ये भी जारी कर सकते हैं अपना CIRP प्रोसेस, ठीक है, इनिशिएट कर सकते हैं। सो द एप्लीकेशन इज द रिव्यूड बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल टू डिटरमाइन वेदर द कंपनी इज एलिजिबल फॉर द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस और, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, एक बार आप भी पढ़िए। विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कोड, ठीक है दोस्तों। तो आपको बताना है कि जो CIRP एक्टिवेट किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, ओवरसीइंग अथॉरिटी इनमें से किसके पास होती है। पहला है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA। सो अब आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है, इनमें से कौन सी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है ओवरसी करने के लिए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को CIRC के तहत, सो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कोड के तहत। तो आपने अभी शुरुआत में ही पढ़ा था कि ये जो प्रोसेस है पूरा वो किसके अंडर में चलता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, NCLT के तहत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो NCLT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NCLT। अब NCLT के बारे में भी समझ लें, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है वो अथॉरिटी है, उसके पास रिस्पॉन्सिबल है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को ओवरसी करने के लिए अंडर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कोड। सो NCLT इज अ क्वेसी जुडिशियल बॉडी। NCLT क्या होता है दोस्तों,
एनसीएलटी क्वेसी जुडिशियल बॉडी होती है जो कि स्टेब्लिश की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसको मुख्य काम दिया गया है एजुडिकेट मैटर्स रिलेटेड टू कंपनीज एंड इंसॉल्वेंसी। सो एनसीएलटी को उन मैटर्स पे काम करना है जो कंपनीज या इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द CIRP। तो CIRP में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है बाय रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द कंपनी और इट्स क्रेडिटर। तो आपने पहले ही पढ़ा था, इसके पहले जो क्वेश्चन था कि CIRP में कौन इनिशिएट कर सकता है प्रोसेस, तो आपने देखा था कि वो खुद कंपनी भी कर सकती है और उनके क्रेडिटर भी कर सकते हैं। तो जो भी इनके द्वारा इन्हीं एक के द्वारा जो भी इनिशिएशन किया जाएगा उसके लिए जो लास्ट ओवरसीइंग अथॉरिटी है वो कौन होगी, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है दोस्तों। और अप्रूविंग एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द कंपनी और इट्स क्रेडिटर अपॉइंटिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। सबसे पहले ये आईपी को क्या करते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को वहां पे क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है ना। सुपरवाइज द ओवरऑल इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड इंश्योर इज स्मूथ फंक्शनिंग एंड कंप्लायंसेस विद द प्रोविजन ऑफ द कोड। ठीक है दोस्तों। सो ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, एक बार देख लीजिए। स्टेटमेंट जो 7 का पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है एन ऑफर इज अ डेफिनेट एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। दूसरा कह रहा है अ वैलिड एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल एंड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। और स्टेटमेंट 3 कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द पार्टी टू whom it is made। अब ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये एक ऑफर होता है जो कि जो डेफिनेट एक्सप्रेशन होता है विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अ वैलिड एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल एंड prescribed manner। A contract is formed when an offer is accepted by the party whom इट इज मेड। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जो डी है यानी ऑल आर करेक्ट होना चाहिए। अब आप एक बार देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, डिफाइन एन ऑफर विच इज क्लियर एंड डेफिनेट एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और फिर दूसरा है हाईलाइट द वैलिड एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द ऑफरर। स्टेटमेंट 3 कहता है स्टेट दैट कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द पार्टी टू whom इट इज मेड। सो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डिस्क्राइब द लीगल एलिमेंट्स ऑफ द कोड रिलेटेड टू ऑफर एक्सेप्टेंस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए सभी दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 8 का पहला जो स्टेटमेंट है, कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट। कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट होता है फॉर द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर लिखा है ग्रेटिटियस प्रॉमिस आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व। अब ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है। और आपको बताना है कि यहां पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अभी तक अगर हम बात करें तो यहां पे पहला स्टेटमेंट ही सही है, ये भी सेकंड भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो सेकंड है वो भी क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। क्या कह रहा है, सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है ना, ग्रेटिट्यूअस प्रॉमिस आर इनफोर्सेबल बाय लॉ, सो इट इज नॉट अ इनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है। सो यहाँ पे अभी तक सिर्फ पहला ही सही है। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ही सही है, ओनली वन इज करेक्ट। अब देखिए पहला क्या कहता है कि कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। विदाउट कंसिडरेशन एन एग्रीमेंट मे नॉट बी लीगली बाइंडिंग। तो जब आप कंसिडरेशन की बात करते हैं तभी मतलब वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसीलिए एसेंशियल एलिमेंट है। और अगर आपके पास कंसिडरेशन नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन ये लीगली बाउंड नहीं होता। ठीक है दोस्तों। दूसरा कह रहा है ग्रेटिट्यूअस प्रॉमिस आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ
एज दे लैक कंसिडरेशन। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप कंसिडरेशन को लैक करते हैं तो यहाँ ऊपर साफ साफ लिखा है कंसिडरेशन मे नॉट बी लीगली बाइंड। सो यहाँ पे इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकता अगर कंसिडरेशन में लैक है। तीसरा कह रहा है जो इन अपर्याप्त है, एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट डिटरमाइन सोली बेस्ड ऑन द मॉनिटरी वैल्यू। सिर्फ मॉनिटरी वैल्यू पर ही बेस्ड नहीं होता कंसिडरेशन, इट फोकस वेदर देयर इज अ लीगल बेनिफिट और डिटरमिनेंट बिटवीन द पार्टीज। सो लीगल के ऊपर भी होता है, सिर्फ मॉनिटरी के ऊपर नहीं होता। सो क्लियरिटी अपने दिमाग में रखिएगा बिल्कुल, जब भी कंसिडरेशन की बात आएगी वो एक लीगल एलिमेंट है। ग्रेटिट्यूस बाय लॉ इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता अगर कंसिडरेशन का लैक हो, अगर कंसिडरेशन है तो लीगल अपने आप हो जाएगा। तीसरा कह रहे हैं वो कि मॉनेटरी वैल्यू पे ही डिपेंड करता है, नहीं, उसके साथ लीगल वैल्यूज की भी वहां पे वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 9 और पहला स्टेटमेंट है अ माइनर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई मतलब जो 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, बट इट इज वॉइडेबल एट द माइनर ऑप्शन। वो कॉन्ट्रैक्ट में तो रहता है लेकिन वॉइडेबल रहेगा माइनर्स ऑप्शन में। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट आर इनटू अंडर कोर्सियोन आर वॉइडेबल बाय द कोर्सीड पार्टी। फिर तीसरा कह रहा है स्टेटमेंट अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इन ऑलवेज वॉइड। तो अनसाउंड माइंड का मतलब जो सही स्थिति में नहीं है उनकी बात हो रही है। तो अब आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे अगर हम बात करें तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो सही है और तीसरा वाला भी सही है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। अब सेकंड स्टेटमेंट सही क्यों नहीं है? यहां पे लिखा भी है कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू अंडर कोर्सियन आर वॉइडेबल बाय कोर्सीड पार्टी नॉट वॉइड। ठीक है, तो जो कोर्सीड पार्टी होती है वो वॉइड नहीं होती है, बट जो कोर्सियन है वो वॉइड हो सकता है। तो आपके जो क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि स्टेटमेंट जो हमारा सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर इनटू अंडर कोर्सियन आर वॉइडेबल, तो ये तो वॉइडेबल है ना, बट ये जो कोर्सीड पार्टी है वो वॉइड नहीं हो सकती। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10। पैराडिगम कह सकते हैं हम लोग। स्विफ्ट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इंक्लूड्स। तो पैराडिग्म्स जो शिफ्ट करता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का प्रोसेस का इंक्लूड क्या करता है? तो पहला क्या है, फोकसिंग ऑन रिहेबिलिटेशन एंड रिवाइवल ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर। दूसरा कहता है लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और जो प्रायोरिटाइजिंग है इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर ओवर ऑल अदर स्टेक होल्डर्स। फिर लिखा है डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो अब आपके सामने ये ऑप्शंस हैं और इनमें आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। जो पैराडिग्म है उसके अनुसार आपको ये बताना है कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इंक्लूड। तो जब भी कॉर्पोरेट जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है फोकस करता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फोकस करना रिहेबिलिएशन एंड रिवाइवल ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर। आपने पढ़ा भी था कि अगर जो कॉर्पोरेट जो क्रेडिटर कमेटी है अगर वो अप्रूव कर देती है तो CIRP को क्या किया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है और उसमें इंसॉल्वेंसी को प्रोसेस को रोक के कंपनी को ऑपरेशन करने के लिए आगे मतलब अनुमति मिल जाती है। तो यहाँ पे यही तो लिखा है फोकसिंग ऑन रिहेबिलिटेशन एंड रिवाइवल ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर की बात हो रही है। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम समझना चाहें तो उसी स्टेटमेंट को हम समझ भी सकते हैं। द पैराडिग्म shift in the corporate insolvency resolution process involve a change in focus for liquidation of the rehabilitation and revival of the corporate debtor। अब जिसके एसेट्स बिकने वाले थे उस पर रोक लगा दी गई और उनसे कहा गया कि आप अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाओ। ठीक है, सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ द बिजनेस। देखो यहाँ पे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए। मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट डेप्टर। अब दिस शिफ्ट एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग
the going concern status and promoting the interest of all stakeholders including operational creditor employees and shareholders। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस पे आ जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 पे। Which of the following statement is true regarding the paradigm shift in corporate insolvency resolution process? So अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है, इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है दोस्तों, किसके रिगार्डिंग? पैराडिगम शिफ्ट इन द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। तो अब यहां पे अगर आप देखोगे तो जो आपका पहला स्टेटमेंट कहता है इस डिस रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर इन फेवर ऑफ ऑपरेशन क्रेडिटर, तो ये तो गलत है ना, ये तो मतलब क्या लिखा है? डिसरिगार्डिंग, इट इज रिगार्डिंग होता, तो ये तो गलत है। इट प्रायोरिटाइज लिक्विडेशन ओवर रिहेबिलिटेशन एंड रिवाइवल ऑफ द कॉर्पोरेट डेप्टर। यहां पे लिक्विडेशन को प्रायोरिटाइज नहीं किया गया है, यहां पे प्रायोरिटाइज किया गया कि अगर लिक्विडेशन हो रहा तो उसको रोक के बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। इट प्लेसेस द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स अबव दोज अदर स्टेक होल्डर्स, तो यहां पे तो सभी स्टेक होल्डर्स की बात होगी। It introduce a time-bound process for resolution and emphasizes the right of all stakeholder। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा। क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। सो द पैराडिगम shift in the corporate insolvency resolution process introduce a time-bound process and resolution as outlined in the insolvency and bankruptcy code in India. So this process aim to maximize value of corporate debtor and protect the interest of all stakeholder। So यहाँ पे जो कॉर्पोरेट डेप्टर है उसको प्रोटेक्ट किया गया है और सभी स्टेक होल्डर्स का पक्ष भी सुरक्षित रखने की बात की गई है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा। सो इट एम्फेसिस द बैलेंस, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है सभी पार्टीज के बीच में। ठीक है दोस्तों, यहां पे क्या बनाने की बात की जाती है? बैलेंस। ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12, अंडर द पैराडिगम शिफ्ट इन द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू। अब आपको बताना है कि इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। सो मैक्सिमाइज द रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, दूसरा है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर ओनली, फैसिलिटेटिंग एन ऑर्डरली लिक्विडेशन प्रोसेस। तीनों ही स्टेप गलत है, तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। देखो क्यों? मैक्सिमाइज द रिकवरी ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, यहां पे भी रिकवरी की बात नहीं, दोनों का पक्ष, डेप्टर का भी दिखा गया, क्रेडिटर का भी। फिर यहां लिखा प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर, नहीं, ऑपरेशनल क्रेडिटर के साथ साथ फाइनेंशियल क्रेडिटर की भी बात की जाएगी, एम्प्लॉइज की भी बात की जाएगी और स्टेक होल्डर की भी बात की जाएगी, शेयर होल्डर की। फैसिलिटेट एन ऑर्डरली लिक्विडेशन प्रोसेस, नहीं। फिर इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस एंड मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट डेप्टर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, डी। सो यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सो यहां पे अगर इसका एक्सप्लेनेशन हम देखें दोस्तों, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पैराडिगम शिफ्ट इन द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इज टू इंश्योर continuity business and maximize the value of creditor is the correct answer. So this involve efforts to rehabilitate and revive the corporate debtor rather than option for liquidation as the first resort। तो सिर्फ एसेट्स को बेच देना ही मतलब पर्याप्त नहीं है, वहां पे जो अगर आप बात करोगे तो आप देखोगे कि रिहेबिलिटेट और रिव्यू करना भी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त हो जाती है दोस्तों। और चूंकि दीपावली चल रही है तो हैप्पी दिवाली सभी को, और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपके लिए आपका एग्जाम का समय आ गया है। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि ज्वाइन टेलीग्राम आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप अपनी बातों को भी डिस्कस कर सकते हैं जो आपको प्रिपरेशन में मदद करेंगे। ठीक है, सो ये हमारा टेलीग्राम है और आपको हमारी क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम JAIB CIB वाला पे भी मिल जाएगा, PW लाइव पे भी मिल जाएगा और PW ऐप पे भी। बस आपको सर्च करना है संकल्प बैच। क्या सर्च करना है? संकल्प बैच। तो आज की क्लास में बस यही हम आपसे लेंगे विदा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है दोस्तों।